नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। आतंक एक बार फिर देश के सामने संकट की शक्ल में नजर आ रहा है और पूरी तरह सामने खड़ा हुआ दिखता है। देश के 2 खूबसूरत शहरों में आतंक की गूंज सुनाई दी। इन पूर्वी छोर पर ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे गुवाहाटी से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने टेरर नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का संकल्प दोहराया, तो उसी दौरान डल झील पर बसे श्रीनगर में आतंकियों ने धमाका कर यह जता दिया कि दहशतगर्दी से मुकाबला कितना मुश्किल और चुनौती भरा है। यह अजब इत्तेफाक था कि जब श्रीनगर में आतंकी विस्फोट के धुएं उठ रहे थे, तकरीबन उसी वक्त हजारों मील दूर गुवाहाटी में देश के गृह मंत्री आतंकवाद को जड़ से मिटाने का दम भर रहे थे। राजनाथ सिंह ने अलकायदा के खतरे से आगाह किया, पाकिस्तान को भी कोसा, लेकिन सवाल यही है कि मोदी सरकार की तरफ से आतंक के खात्मे का ब्लूप्रिंट कब सामने आएगा। मोदी के मिशन पूर्वोत्तर का यह दिलचस्प पड़ाव है। दिल्ली के दायरे से निकलकर देश भर के पुलिस प्रमुखों का यह संवाद गुवाहाटी के गुनगुने माहौल में हुआ, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर करारी चोट करते हुए माहौल में गजब की गर्मी ला दी। आईएसआईएस के बारे में आप जानते हैं, इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ, लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। राजनाथ ने आतंकवाद के उस पहलू पर भी हल्ला बोला जो संघ परिवार और हिंदुत्व ब्रिगेड को खासा परेशान करता है। उन्हें शायद यह लगता होगा कि भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अब जब यहां पर भारत को इस्लामिक सब कॉन्टिनेंट वह बनाने की कोशिश करते हैं, तो शायद उनकी सोच होगी कि बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं और वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा समाज, ये भारत की रक्षा के लिए, भारत की रहनुमाई के लिए वह साथ खड़ा है। आतंक के नेटवर्क और पाकिस्तान के बीच चोली दामन के रिश्ते पर भी चिंता जताई। सवाल सोशल मीडिया और आतंकवाद के कनेक्शन पर भी उठे। 2 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को संबोधित भी करेंगे। क्या सम्मेलन से कोई ठोस नतीजा सामने आएगा, ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल चर्चा तो सम्मेलन को दिल्ली से गुवाहाटी लाने की आइडिया को लेकर ही है। डीजी कॉन्फ्रेंस में राजनाथ का आतंकवाद को करारा जवाब एनडीए सरकार की सख्त नीति का संकेत है, क्योंकि कहीं न कहीं मोदी के मिशन इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा ही है। लेकिन जितना समय गृह मंत्री और आईबी चीफ ने आईएसआईएस को अपने भाषण में दिया, उससे ये साफ है कि इस्लामिक जिहाद का काला साया भारतीय युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है और भारत सरकार के लिए ये एक बड़ा चिंता का विषय है। गुवाहाटी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको श्रीनगर ले चलते हैं, जहां लाल चौक पर एक बार फिर आतंकी वारदात में लहूलुहान हो गया। आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड दागे और 7 बेकसूरों को जिंदगी और मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया। एक लंबी चुप्पी के बाद श्रीनगर के लाल चौक से एक बार फिर आतंक की ललकार सुनाई पड़ी। एक बार फिर लाल चौक लहूलुहान हुआ, एक बार फिर दहशत का माहौल बना। शनिवार दोपहर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंके, जिसकी चपेट में बेकसूर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं आई। हम चलते थे साइकिल पर, पीछे हो गया ग्रेनेड। हम चलते थे सीधा, हमको पता नहीं, फिर भर दिया ऑटो में हमको, बस इतना ही है पता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 2 दिसंबर को है। ऐसे में यह हमला घाटी की फिजा बिगाड़ने की कोशिश है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। फरार हमलावरों की तलाश जारी है। पूरे शहर में जगह जगह नाकेबंदी की गई है। अभी 24 घंटे पहले ही जम्मू के अरनिया में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था और अब सीधे श्रीनगर पर आतंकवादियों का हमला। क्या ये
पहले चरण के चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग से खलबली का संकेत है? क्या ये सरहद पार बैठी भारत विरोधी ताकतों की बेचैनी का सबूत है? शायद हाँ, लेकिन ज्यादा जरूरी तो यह है कि हम कितने मुस्तैद हैं। सुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुवाहाटी में ही थे। मोदी पूर्वोत्तर के 4 दिनों के दौरे पर है। 17 साल पहले एचडी देवगौड़ा इतने बड़े दौरे पर नॉर्थ ईस्ट गए थे, लेकिन नई लकीर खींचने वाली मोदी ने एक नई शुरुआत कर दी है। आज से उनका 4 दिनों का पूर्वोत्तर दौरा शुरू हो गया है। गुवाहाटी में मोदी ने गुवाहाटी से मेघालय के मेंदी पत्थर के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। देर शाम को वो एक अखबार के समारोह में भी शरीक हुए। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों से कई वायदे किए थे। उन्हें 10 सीटों पर जीत भी मिली थी। अब मोदी अपने दौरे से यह जता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट पर उनकी निगाहें। पश्चिम भारत के गुजरात में पैदा हुए मोदी का यह दौरा यूं ही नहीं है। उनके पूर्वोत्तर प्रेम की भी अपनी वजह है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरा संघ परिवार पूर्वोत्तर में अपनी जड़ें जमाना चाहता है। मोदी का यह दौरा कहीं ना कहीं उसी चाहत का हिस्सा है। पर्यटक प्रधानमंत्री की तोहमत के बीच नरेंद्र मोदी का दौरा जारी है। 4 दिनों तक पूर्वोत्तर की पर्वतीय वादियों में मोदी के नाम, काम और नारों की धूम रहने वाली है। पहले दिन पहले शो का आगाज गुवाहाटी से हो चुका है। सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, आखिर क्यों मोदी दिल्ली से दूर 4 दिन पूर्वोत्तर में बिताएंगे, जो अब तक सियासी और सांस्कृतिक तौर पर उपेक्षित रहा है? वजह साफ है। वजह नंबर 1, पूर्वोत्तर में बीजेपी की मजबूती। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अब पूर्वोत्तर के 7 राज्य। मोदी बीजेपी का झंडा यहां बुलंद करना चाहते हैं। इसकी भी ठोस वजह है। पूर्वोत्तर में लोकसभा की 24 सीटें हैं। बीजेपी ने बीते चुनाव में 10 सीटें जीती। जाहिर है इरादा सीटों की तादाद बढ़ाने का है। वजह नंबर 2, चुनावी जमीन तैयार करना। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी अपनी सरकार बनती देखना चाहेगी। मोदी के इस दौरे को जमीन तैयार करने के नजरिए से भी देखा जा सकता है। जब हमारी सरकार बनी, अभी तो नई सरकार है हमारी, बजट बनाना था। पहले ही बजट में इस क्षेत्र में हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेलवे से जोड़ने के लिए 28,000 करोड़ रुपया तय कर लिया। वजह नंबर 3, विकास को रफ्तार देना। तरक्की की दौर में पीछे रह गए पूर्वोत्तर के राज्यों को मोदी के इस दौरे से नई ऊर्जा मिलेगी। मोदी भी जानते हैं पूर्वोत्तर पिछड़ा रहा तो असर पूरे देश पर होगा। वजह नंबर 4, अलगाववाद पर लगाम। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अलगाववादी ताकतों से जूझ रहे देश के इस हिस्से को मोदी के दौरे से हौसला मिलेगा। और फिर ये ना भूलिए कि ये वो राज्य है जहां हिंदुत्व का झंडा फहराते देखने की चाहत संघ परिवार की भी रही है। जब इतनी वजहें हों तो 4 दिन का दौरा तो बनता ही है। गुवाहाटी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी अपने अंदाज, अपने संवाद से दिल लूटने में लगे हैं। जरा देखिए मोदी वाणी की 2 बानगी और महसूस कीजिए महफिल लूटने में मोदी की महारत। हमने कहा है कि रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज करो, नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर 5 स्टार 7 स्टार होटल बना दो, मोटेल बना लो, मॉल बना दो। ट्रेन चलती रहेगी, ट्रेन के ऊपर आसमान पूरा खुला पड़ा है, उसमें से इनकम करो और रेलवे को अच्छी करो, ऐसा मैंने उनको समझाया। आज से कई वर्ष पहले, हम इतना बड़ा देश है, अभी 3-4 साल पहले कॉमनवेल्थ की गेम्स का कार्यक्रम हम करना चाहते थे और दिल्ली का क्या हाल हुआ था, कितनी बदनामी मिली थी, ये सारा देश और दुनिया जानती है। मोदी के दौरे पर विपक्षी त्योरियां चढ़ी हुई हैं, लेकिन मोदी कल भी गुवाहाटी में होंगे और असम की सियासी जमीन में बीजेपी को खाद पानी देने की कोशिश करते नजर आएंगे। इतवार को मोदी के 2 बड़े कार्यक्रम हैं।
सुबह 8:30 बजे मोदी डीजी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। 9 बजे उनका संबोधन होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी कल कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दोपहर इंदिरा गांधी स्टेडियम में मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। जाहिर है मोदी की हौसला अफजाई से बीजेपी में शायद नहीं जाना चाहे। अजीब बात है, प्रधानमंत्री अगर देश का दौरा कर रहे हैं तो उससे भी विपक्ष को दिक्कत है। खैर, मुद्दे जुटाना इनकी आदत है। गुवाहाटी रवाना होने से पहले मोदी झारखंड में खूब खर्चे। यहां उनके निशाने पर जेएमएम और कांग्रेस रही। परिवारवाद, ये वंशवाद, इससे देश तंग आ चुका है। हिंदुस्तान ने, इस देश की जनता ने भारत की राजनीति में से तो वंशवाद का सफाया कर दिया। कभी सुना, सोचा है? पूर्ण बहुमत का मतदान करके एक मजबूत सरकार बनाती है। जब सरकारें मजबूर होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा मजबूरी जनता जनार्दन को झेलनी पड़ती है। लेकिन जब सरकार मजबूत होती है तो जनता जनार्दन का हौसला भी मजबूत हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अब रेडियो पर मन की बात करेंगे। निजी एफएम चैनल पर केजरीवाल 3 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू करेंगे। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा। विजयी होंगे, सफल होंगे और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। जैसा जैसा मन में आता जाएगा भविष्य में जरूर आपसे बातें करता रहूंगा। अब तक आप पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनते आए हैं। लोगों से संवाद करने के मोदी के नए आइडिया पर अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी चलने वाले हैं। 3 दिसंबर से केजरीवाल भी रेडियो के जरिए दिल्ली के लोगों से संवाद करेंगे। केजरीवाल की मन की बात किसी एफएम चैनल पर प्रसारित होगी। इसमें खास बात यह होगी कि वो रेडियो के जरिए लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे, यानी लोग फोन के जरिए उनसे सीधे संवाद कर सकेंगे। पहला कार्यक्रम 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा। कार्यक्रम का कोई नाम फिलहाल घोषित नहीं हुआ है। केजरीवाल रेडियो के जरिए जनता तक पहुंचना चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल कुछ भी करें, डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल होता है, कॉपी होती है। तो ओरिजिनल जो था ओरिजिनल ही है। कॉपी को तो लोग जानते हैं कि कॉपी है। रेडियो पर केजरीवाल नए नहीं हैं। इससे पहले भी अपनी पार्टी का एजेंडा रखने के लिए रेडियो का प्रयोग वो कर चुके हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पहलकदमी से साफ है कि दिल्ली में चुनावी घमासान इस बार तेज होने वाला है। रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। सवाल यह है तो क्या केजरीवाल मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आज केजरीवाल और उनके नेताओं के कलेवर भी बदले से दिखे। सिर से ट्रेडमार्क टोपी गायब थी और उसकी जगह पगड़ी चमक रही थी। तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने तेवर के साथ साथ अपने कलेवर भी बदल लिए हैं। टोपी की जगह पगड़ी ने ले ली है। विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण मोर्चा का गठन किया तो पहली बैठक में केजरीवाल और आशुतोष पीले रंग की पगड़ी पहनकर मंच पर आए। अब तक पार्टी की पहचान रही टोपी शनिवार को पार्टी के नेताओं के सिर से नदारद थी और उसकी जगह चमचमाती पीली पगड़ी नेताओं के सिर पर सजी थी। पार्टी के नेता अब गांव वालों से चुनाव में पगड़ी की लाज रखने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए गांव वालों की क्या अहमियत है? उनकी इतनी अहमियत है कि इन लोगों की जमीनें छीन लो और जमीनें छीन के बिल्डरों को दे दो। फ्लैटों में पानी मिलेगा, गांव में पानी नहीं मिलेगा। फ्लैटों में सफाई होगी, गांव के अंदर सफाई नहीं होगी। गांवों की हालत फ्लैटों के बीच में झुग्गियों से भी बदतर हालत होती जा रही है। गांवों की गांव वालों की जमीनों का अधिग्रहण करने की कोशिश जबरदस्ती की जाएगी या कानून बना के कोशिश की जाएगी तो हम उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे और हम उसको होने नहीं देंगे। दूसरी बात, आज गांव वालों की जमीन ले ली जाती है और मुआवजा जो है वो बहुत मामूली सा दिया जाता है। मुझे लगता है इस पर भी गौर करने की जरूरत है।
पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ग्रामीण इलाकों में ज्यादा समर्थन नहीं मिला था, लिहाजा केजरीवाल ने इस बार दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए ग्रामीण मोर्चा बनाया है। अब देखना है कि आम लोगों की पहचान बन चुकी टोपी छोड़कर खास लोगों की पगड़ी पहनने से केजरीवाल का दोबारा सीएम बनने का सपना साकार होता है या नहीं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। राजनीति चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को दांव पेच करना सिखा देती है। खैर, मुंबई के कल्याण से इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और इराक के लिए लड़ने गया 23 साल का लड़का अरीब माजिद 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। कल ही अरीब मुंबई वापस लौटा था, जिसे एनआईए ने कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आज एनआईए कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे एनआईए की कस्टडी में 10 दिनों तक भेज दिया। कड़ी चौकसी में एनआईए कोर्ट में अरीब माजिद को पेश किया गया। अरीब पर इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे तले इराकी सरकार के खिलाफ लड़ने का आरोप है। अरीब भारत का नागरिक है, लेकिन इराक में आतंकी संगठन से जुड़ गया है। एनआईए ने अरीब माजिद के खिलाफ आतंकी साजिश रचने और आईपीसी की धारा 125 के तहत मित्र देश के खिलाफ जंग लड़ने की धाराएं लगाकर गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए ने कस्टडी की मांग करते हुए दलील दी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में रहने वाला युवक कैसे इराक में आईएसआईएस से जुड़ गया। आईएसआईएस के कैंप में इसके जिम्मे क्या काम था? क्या भारत में आईएसआईएस का नेटवर्क काम कर रहा है? 23 साल का अरीब माजिद कल ही मुंबई वापस लौटा था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। एनआईए और मुंबई एटीएस ने अरीब से लंबी पूछताछ की। शुक्रवार को देर रात करीब 11 बजे एनआईए ने अरीब माजिद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस साल 23 मई को कल्याण से अरीब माजिद समेत 4 इंजीनियर दोस्त पश्चिम एशिया में धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए गए थे। ये चारों दोस्त 22 धार्मिक यात्रियों की टोली में शामिल थे, लेकिन इराक पहुंचने पर ये उन लोगों से अलग हो गए। अरीब तो वापस आ गया, लेकिन उसके 3 दोस्त अभी तक वापस नहीं आए हैं। एनआईए ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। आरिफ के साथ साथ एनआईए ने उसके तीनों दोस्तों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। तीनों दोस्तों को फिलहाल एनआईए ने वांटेड आरोपी बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरिफ की गिरफ्तारी के बाद क्या ये तीनों शख्स हिंदुस्तान लौटेंगे, और वो भी तब जब इन तीनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कैमरामैन कुणाल और मुनीश पांडे के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।